हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। और हम लोग कर रहे थे खान सर का एनटीपीसी सेट, यही किताब से कर रहे थे। देखिए पूरा हम लोग कर चुके हैं सेट नंबर 27, आज करेंगे 28 से। ग्रुप डी का सेट स्टार्ट हो चुका है, उसमें दो सेट करा दिए हैं। धीरे धीरे डेली एक सेट, दो सेट हम डेली कराते जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न संख्या 1 है यानी 41 कहता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9 है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, तो एक्स गुने वाई का मान बताइए। तो क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ वैसा मान पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक्स का मान 1 पुट कर लेते हैं, तो वाई का मान कितना 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। अब एक्स का मान 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब, वाई का मान 2 है तो 2 का क्यूब 8, तो 8 है कितना हो गया 9। यानी एक्स का मान है 1 तो वाई का मान 2, तो एक्स का मान है 1 और गुने 2, कितना उत्तर हो गया 2। या फिर हम चाहें तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक्स वाई का मान 1 ले लें, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 3, तो वाई का मान एक्स का मान 2, तो एक्स का मान 2, 2 का क्यूब 8, अब वाई का मान 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो 8 1 9। इस तरीके से एक्स गुने वाई, तो एक्स का मान 2, अब वाई का मान 1, कितना हो गया 2। कहीं दिक्कत है? प्रश्न संख्या 42 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 48 और 36 से भाग देने पे 20, 48 और 36 से भाग देने पे 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद वह संख्या आएगी, वह संख्या आएगा जो पूरा पूरी कट जाएगा 20 से, 48 से और 36 से। तो सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो तीनों से कट रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 से यहाँ से 4 5 20, 12 चौक 48, 9 चौक 36, अब कितना से लगाएंगे 3 से, 5 का 5, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब हमारा जो एलसीएम आएगा वो 4 तिया 12 5 60 है ना जी, 60 तिया 120, 180 गुने 4, 720 आया, ठीक है। अब कहता है भागा देने के बाद 20 से भागा देंगे तो 13 शेषफल बचेगा, 48 से भागा देंगे तो 41 शेषफल बचेगा, और 36 से भागा देंगे तो 29 शेषफल बचेगा। तो घटा देंगे तो 7 आएगा, है ना जी। अब ये जो 7 है इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा 713, यही होगा उत्तर। देखिए कैसे 720 वैसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना कितना है बाकी, तो जो बाकी मतलब शेषफल लाना कितना है, तो शेषफल हमको 7, शेषफल में 13 चाहिए, 41 चाहिए, 29 चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, इसका एक चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या 43, बहुत ही बड़ा प्रश्न है और पढ़ते हैं, अच्छा है। कहता है n व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 12 वर्ष बढ़ जाती है यदि तरुण और अरुण को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए n व्यक्ति है, व्यक्ति की संख्या कितनी है n, उसका औसत उम्र बढ़ जाता है ना। तो मान लेते हैं कि जो औसत उम्र है वो है x, तो n व्यक्ति का औसत उम्र x है, तो कुल उम्र कितना होगा भाई साहब, तो n गुना x, ठीक है। तो n व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है, x मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट, माना कि n व्यक्तियों का औसत उम्र, n व्यक्ति छोड़ दिए हैं समझिएगा, तो n व्यक्ति का जो औसत उम्र x है तो कुल उम्र कितना हो जाएगा सर जी nx, कोई बात नहीं है ना। कहता है कि इन 12 वर्ष बढ़ जाता है, कब, जब तरुण और अरुण को शामिल नहीं किया जाता है तब। तो यहाँ से पहले तरुण और अरुण का उम्र ज्ञात करेंगे, तरुण और अरुण का तो उम्र ज्ञात करेंगे, इसमें क्या करेंगे है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए तरुण और अरुण का उम्र निकालेंगे, तो तरुण और अरुण का उम्र कैसे निकालेंगे, तो कुल उम्र में से nx में से क्या करेंगे है, तो कुल उम्र में से बाकी व्यक्तियों का उम्र घटा देंगे, तो तरुण और अरुण का उम्र हमको निकल जाएगा। तो देखिए तो बाकी व्यक्तियों का उम्र का योग कैसे निकालेंगे, तो वही चीज़ करेंगे, व्यक्तियों की संख्या में से औसत से गुना करेंगे। तो भाई साहब टोटल कितना आदमी था, n आदमी, n आदमी में से 2 आदमी निकल गया तरुण और अरुण, तो कितना बचा n-2 है ना। औसत क्या हो जाता है 12 वर्ष बढ़ जाता है, यानी x + 12। तो देखिए ये तो था टोटल का उम्र तरुण अरुण को मिला करके, और तरुण अरुण को छोड़ करके उम्र इतना आया, क्यों, क्योंकि देखिए 2 व्यक्ति घट गया तरुण अरुण, तो औसत बढ़ गया, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल उम्र निकल गया। अब घटा देंगे इसमें से इसको, तो हमारा तरुण और अरुण का उम्र निकल जाएगा। तो nx, इसको गुना करेंगे -n गुना x, nx
प्लस माइनस प्लस माइनस 12n माइनस 12n माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24। कोई दिक्कत है? एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, क्या बचा 2x माइनस 12n प्लस 24। देखिए x है n है, ठीक है। ये हो गया तरुण और अरुण का उम्र, पहला कंडीशन से। अब आगे देखते हैं, कहाँ गया सर जी। कहता है दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल उम्र तरुण और अरुण के बराबर है, यानी कहता है जो तरुण और अरुण का जो उम्र है वो मोहित और रोहित के उम्र के बराबर है। तो इसको इधर रखते हैं। अब क्या कहता है, हाँ, यदि रोहित और मोहित को n व्यक्तियों के समूह में शामिल कर लिया जाए, तो n व्यक्तियों के समूह में शामिल कर लेंगे रोहित और मोहित के, तब n व्यक्ति है उसको शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रोहित और मोहित 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो औसत जो है 4 वर्ष घट जाता है, यानी औसत कितना है पहले x, तो 4 साल घट जाएगा। कोई दिक्कत? तो कुल उम्र इतना हो गया। अब इसमें से पुराना वाला उम्र का योग घटा देंगे, यानी माइनस nx, तो क्या बचेगा, तो बचेगा मोहित और प्लस रोहित का उम्र, मोहित प्लस रोहित का उम्र, समझ रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे n गुने x, तो हमारा बनेगा nx प्लस 2x माइनस 4n माइनस 8 माइनस nx बराबर मोहित प्लस रोहित, ठीक है। nx कट जाएगा तो क्या बचा, 2x है सर जी, x माइनस 4n। देखिए x टेढ़ा वाला है, n सीधा वाला है, n प्लस मोहित और रोहित। देखिए तो मोहित रोहित का उम्र ये क्या है जी, ये है आपका तरुण और अरुण की उम्र के बराबर है। तो तरुण और अरुण का उम्र कितना है, 2x माइनस 12n प्लस 24। 2x से 2x कट जाएगा, इधर इसको लाएंगे तो माइनस 4n और प्लस 12n, तो क्या बचेगा हमारा 8n और माइनस 24 इधर जाके 8 होगा, क्या आ जाएगा 24 8 32। तो n बराबर कितना हो गया 4। यही तो पूछ रहा था सर जी, हाँ n का वैल्यू बताओ, तो 4। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए इसका मान कहता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, फार्मूला कुछ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये गुना है। अब देखिए कोसेक का बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस इसको बाहर निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस पूरा को इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 गुने कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और टेन थीटा स्क्वायर थीटा गुने कोट स्क्वायर थीटा, तो प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बना हमारा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन सही है ना जी, सर जी यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और सॉरी यहाँ से हम इसको नीचे लिख लेते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए टेन प्लस में है, माइनस में है, कॉट माइनस में है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 बचा और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कहता है दो समरूप त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कहता है पहले त्रिभुज की भुजाएं 2 3 4 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, इसका क्या दे रखा है परिमाप, यानी पेरीमीटर कितना 81 सेंटीमीटर। तो
तो इसके भुजाओं को निकालिए। तो देखिए समरूप त्रिभुज में जो क्या होता है ना, दो त्रिभुज समरूप होता है, तो समरूप के कंडीशन में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है मतलब है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो 4 होगा। देखिए भाई साहब, भुजाओं का मान बराबर नहीं होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 2 3 4। देखिए इसका क्या होगा, 2 3 4 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगा 2 3 4 के अनुपात में। तो इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, चूँकि अनुपात में है ना जी। तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा परिमाप 2 3 4, 2 3 5 और 4 9x, यही पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है, 81 सेंटीमीटर। x बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। अब भुजा निकालना है, सबसे पहले भुजा है 2x, फिर 3x, फिर 4x। x का मान 9, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। यही हमारा भुजा का मान निकल गया। देखिए समरूप का मतलब ये नहीं होता है, देखिए समरूप का मतलब है, देखिए भुजा का अनुपात बराबर होगा, बड़ा छोटा हो सकता है। देखिएगा इसका अनुपात निकालेगा 2 3 4 है, और दूसरे का जब भुजा निकला इसका भी अनुपात निकालेगा 2 3 4 है। मतलब भुजा का साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन अनुपात नहीं, यही समरूप होता है। प्रश्न संख्या 46 कहता है आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में कर सकता है। तो आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में कर सकता है। रवि और चिन्मय इस काम को 16 दिन में कर सकता है। रवि और चिन्मय 16 दिन में कर सकता है। चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो चिन्मय और आनंद, यानी सी से चिन्मय और ए से आनंद, इस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कहता है कि कितने दिन में रवि उस काम को अकेला कर लेगा। रवि सबसे पहले कुछ काम मान लेते हैं, तो हो जाएगा 48, तो 12 चौक 48, 16 48, ये कितना हो गया सर जी, 1। मतलब ऐसे क्या है जी, आनंद और रवि मिलके डेली 4 काम करता है। रवि चिन्मय डेली 3 काम करता है, आनंद और चिन्मय डेली 1 काम करता है। तो इसका मतलब हुआ, अब देखिए 4 काम 3 काम डेली, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है ये निकालेंगे। तो जोड़ेंगे तीनों, क्षमता 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 जोड़ेंगे, तो यहाँ से a + a 2a 2r 2c, तो 2 लेंगे कोमात आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय, तीनों का क्षमता जोड़ के कितना है, 4 3 7 1 8। आनंद रवि और चिन्मय तीनों का एक दिन का क्षमता कितना है, 4 है ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पूछ रहा है, रवि के बारे में। सबसे पहले रवि कितना दिन में काम करेगा, तो रवि का क्षमता निकालेंगे। तो रवि का क्षमता निकालेंगे तो r निकालेंगे, तो r बराबर क्या होगा, 4 माइनस a + c। a + c का मान कितना है, क्षमता है सर जी, तो ये क्षमता नहीं देखेंगे, ना कि 48 देखेंगे। ये लिखिए, तो c और a, आनंद और चिन्मय का क्षमता 1 है, तो कितना हो गया 3। रवि का क्षमता कितना हो गया 3। अब टोटल काम को यानी 48 काम को रवि अकेले करेगा, तो रवि डेली 3 काम करेगा। 48 काम करना है, कितना दिन लग जाएगा, 16 दिन में अकेले कौन कर लेगा, रवि कर लेगा। देखिए कहता है इसको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखें। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा बटा में है इसको पूर्णांक में बदलेंगे। तो पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 3 4 का एलसीएम कितना, 12। 12 से यहाँ भी गुना करेंगे, 12 से यहाँ भी गुना करेंगे, 12 से यहाँ भी गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें एलसीएम से ही गुना करना है। तो 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3, 4 के पावर 4, 3 चौके 12, 4 के पावर 4। ठीक है, और 4 तिया 12 क्या हो गया, 6 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 कितना होगा, 125। 4 के पावर 4 कितना होगा, 256। 6 के पावर 3 कितना होगा, 216। सबसे बड़ा अब कहता है भाई साहब अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कितना है, 256। उसके बाद कौन आता है सर जी, हाँ, तो उसके छोटा कौन होगा, 216, और सबसे छोटा कौन होगा, 125। तो इस तरीके का नहीं मिलेगा आपको, आपको यही इसी के फॉर्मेट में देना है। 256 को क्या लिखते हैं, √4, 16 को लिखेंगे इस तरीके से, हो जाएगा हमारा, यही हमारा उत्तर होगा। दिक्कत है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 कहता है एक वृत्त है इस तरीके से, और देखिए कुछ छायांकित भाग है, 135 डिग्री है,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना है ना, यानी कितना भाग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 135 है, 135 है, तो 135 कितना हुआ, तो दोनों मिला के हो गया 270। तो 360 में से 270 घटा देंगे तो क्या बचेगा, हाँ 16 में से 7 गया 9, 90 डिग्री। यानी छायांकित भाग है जो वो 90 डिग्री है। छायांकित भाग क्या है, 90 डिग्री, यानी ये है 45 हमारा इधर और 45 इधर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जो आएगा क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना जी। तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। कोई दिक्कत है जी। तो 90 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग यही है ना जी, छायांकित भाग यानी 90 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुने 90। कोई दिक्कत है ना। अब छायांकित भाग पूछ रहा है कि कुल कितना भाग छायांकित है उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको पता हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने 90, अब बटे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी 360 पाई आर स्क्वायर बटे 360, पूरा वृत्त मतलब 360 डिग्री का, तो 360 का यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, इससे ही कट गया, 9 कम 9, 9 चौके 36, क्या हो गया 1/4। यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1/4। मतलब कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल अगर 4 होगा, क्या होगा 4, तो छायांकित भाग कितना में है, 1 में है। वो क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है कोण पे। तो देखिएगा छायांकित भाग कितना डिग्री में है, तो 90 डिग्री में। टोटल कितना डिग्री है, 360 डिग्री। तो कितना बार में कटेगा, 1/4 में। तो ऐसे भी आप लोग शॉर्टकट समझ सकते हैं, ठीक है। क्या शॉर्टकट समझे, समझना यह है कि जितना छायांकित भाग है वो 90 डिग्री में है, बाकी 360 है टोटल। तो 1/4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी 1/4 ही होगा। चलिए देखिए, कहता है कोसेक 60 माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप कोसेक 60 का मान जानते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कों में प्रॉब्लम है कि वो कोसेक 60 का मान भूल जाता है। तो कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कोसेक 60 बराबर 1/sin 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान हर कोई जानता है, √3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, मतलब कुल मिला के 2/√3 होगा कोसेक 60 का मान। तो 2/√3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3 और हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस √3, ये हमारा उत्तर होगा। हाँ, तो कोसेक 60 का मान आपको अगर वैल्यू अगर याद है तो आपके लिए समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है इस तरीके से कहता है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है। क्या है सर जी, त्रिभुज है। इसके अंदर एक वृत्त बांधिए, हमने इसके अंदर एक वृत्त पार दिया, अंडा टाइप का वृत्त बना दिया है। आप इसको गोल समझें, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ए हमारा पी है, ए हमारा क्यू है, ए हमारा आर है। और देखिए क्या क्या दे रखा है, कहता है ए पी 4, ए से लेकर पी तक कितना है 4 है, बी पी 6, तो बी पी कहाँ गया सर जी, बी पी 6 है, और ए सी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत। तो हमको बताइए बी सी का मान बताइए, बी सी कहाँ सर जी, बी सी यानी इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए आपको एक चीज़ बता दें, एक बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक ही बिंदु से किसी वृत्त पे जब 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो यहाँ से देखेंगे इस बिंदु से इधर भी एक स्पर्श रेखा है, इधर भी है, तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, यानी ए 6 है तो ये भी 6 होगा। इसी तरीके से यहाँ बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर, एक इधर, इसका 4 लंबाई तो इसका भी 4, टोटल कितना है 12, 12 में से 4 हो गया ये, तो हमारा क्या बचा 8। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा 8, तो 8। अब यही निकालना है बी सी, तो बी सी 6 और 8 कितना हो जाएगा सर जी, 14 सेंटीमीटर। किसको प्रॉब्लम है, चलिए देखिए बता रहे हैं भाई साहब। कहता है अंकित मूल पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति
कि वस्तु के लागत मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए 10% का छूट देना है तो 10% का मतलब क्या होगा, तो 10% का मतलब होगा 1/10। छूट देना है तो यहाँ माइनस होगा। 20% का लाभ है यानी 1/5 यानी 5 का चीज़ में 1 का लाभ। तो 3 तरह का मूल्य होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, तो 10% का छूट है, इसका मतलब है अगर अंकित मूल्य 10 है, 1 का छूट देंगे 9 में बेचेंगे। 20% का लाभ है मतलब 5 रुपया इसमें खरीदे हैं, 1 का लाभ लेकर 6 में बेचेंगे। कोई दिक्कत है सर जी? अब इन दोनों का मान बराबर करेंगे, 2 से गुना करेंगे 3 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से। 3 से गुना किए तो 3 से, 2 से तो 2 से। 5 या 15 में खरीदे, 20 रुपया मार्किंग किए, 18 में बेच दिए। कोई दिक्कत है? अब कहता है लागत मूल्य से अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है सर जी? 5 अधिक है। कितना पे? 15 पे। तो 100 पे कितना है ना, तो 1/15 बराबर क्या होगा, तो 1/15 बराबर होता है 15 छक्का 90, 2/3%। तो 6 पचे 30 सही, 5 दूनी 10/3%। तो 3 तिया 9, तो 30 और 3 33 सही, 1/3%। कैसे कि आपको समझ में आया? हाँ देखिए 5 अंकित मूल्य लागत मूल्य से 5 अधिक होगा तो परसेंट निकालना है। तो 5 अधिक कितना पे? 15 पे। तो 100 पे कितना? 1/15 का परसेंटेज होता है 6 सही 2/3%। अब देखिए 5 है तो 5 से गुना कर दें तो 6 पचे 30 और 5 दूनी 10। अब देखिए 10/3 है तो 3 से भागा लग जाएगा 3 बार में। तो 3 में जो भागा लगेगा ये 3 इधर का जुड़ जाएगा। तो 30 और 3 33 सही, शेषफल 1 बचा, 1/3%। कहीं कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है पी और क्यू का हरात्मक माध्य यानी एच एम दे रखा है, कितना? एच है। तो भाई साहब पी और क्यू का जो हरात्मक माध्य है वो कितना है, यानी इसका जो हरात्मक माध्य है वो है एच। तो हरात्मक माध्य यानी हरात्मक माध्य बराबर होता है 1/h यानी 1/ हरात्मक माध्य बराबर 1/a1 प्लस 1/b, सॉरी 1/a प्लस 1/b यानी 1/p प्लस 1/q। देखिए जो हम AP निकालते हैं ना, AP समझते हैं, APGP। तो APGP का जस्ट उल्टा होता है HP है ना, HP से बनता है HM हरात्मक माध्य। ठीक है, तो हरात्मक माध्य में 1/h बराबर 1/p प्लस 1/q हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हरात्मक माध्य है देखिए, और हरात्मक देखिए HP रहता तो HP का फार्मूला है, एक किसका फार्मूला है? HP का। एक किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है आपका HP का। लेकिन हरात्मक HP मतलब अरे एक होता है AP GP HP। ठीक है, तो देखिए HP में क्या होगा ना, HP का फार्मूला है, लेकिन हरात्मक माध्य वो HP है। और जब HM का फार्मूला निकालेंगे तो इसमें 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 1/h बराबर हो जाएगा, यहाँ से P और Q LCM लेंगे। क्या लेंगे? P और Q LCM लेंगे तो ऊपर हो जाएगा P प्लस Q बटे 2PQ। इसको आगे करेंगे तो यही होगा, करके देखिएगा। अब इस H को ऊपर ले जाएंगे, उल्टा करेंगे तो H चला जाएगा ऊपर, इधर 2PQ चला जाएगा ऊपर, नीचे P प्लस Q चलाएगा नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रखा है भैया, कहता है H/P, इसका मान बताइए। किसका? मिटा दीजिए, चलिए नहीं मिटाएंगे। कहता है H/P प्लस H/Q का मान बताइए। तो यहाँ से LCM लेंगे तो H हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? HQ प्लस HP। कुछ गलती कर दिए हैं का जी, है ना? इसी का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए इसको करेंगे तिरछा गुना, तो HP प्लस HQ बराबर क्या हो जाएगा? 2PQ, तिरछा गुना हो जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? 2PQ बटे PQ से PQ कट गया, क्या बचा? 2। तो यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54 कहता है एक व्यक्ति ने चावल और गेहूँ 380 रुपये में खरीदा। चावल भी खरीदा, गेहूँ भी खरीदा, कितना खर्च किया? 380 रुपया। कहता है उनमें चावल तथा गेहूँ के भारों का अनुपात, तो जो भार का अनुपात है, जो वजन का अनुपात है वो है 3:4। किसका किसका? चावल और गेहूँ यानी व्हीट।
और उसके मूल्य का जो अनुपात है, वो जो प्राइस का अनुपात है वो है 5:6। अब हमको बताइए टोटल कितना खर्च होगा। तो कुल एक्सपेंस जो होगा कितना होगा, अनुपात निकालिए उसका। देखिए 5 रुपये किलो सपोज मान लीजिए, इधर 5 रुपये किलो है तो 3 किलो कितना खर्चा हो जाएगा, 15 रुपया। 6 रुपये किलो है तो 4 किलो का 6 चौक 24 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक समान लेते हैं, इसको एक समान लेते हैं। ठीक है, तो ये चावल पे इतना, गेहूं पे इतना, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा 24 10 34 5 39 100 हो जाएगा। और कितने के बराबर है, 380 के बराबर है। सही है जी, गलत कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं, 380 रुपया। तो 4 3 5 है, तो 5 3 15 4 7 24 24 39 हो गया। कहीं गलती लग रहा है जी। चावल कितनी कीमत में ख़रीदा गया, अरे भैया चावल कितनी कीमत में ख़रीदा गया इसको देखना है। तो चावल कितना कीमत में ख़रीदा गया, तो चावल कितना में ख़रीदा गया सर जी, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। 6 चौक 24 सही है ना जी। 5 3 15 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, 39 x। तो 39 x बराबर हो जाएगा 380। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 380/39 है ना जी। तो चावल कितना में ख़रीदा गया, तो चावल कितना में ख़रीदा गया, 15x में। तो 380/39 और गुने 15। ठीक है, 13 3 39 5 3 15। अब कटेगा, चलिए और कट रहा है तो काट देते हैं इसको। देखिए भाई साहब अनुपात गलत लिख रहे थे, जो वजन का अनुपात है 4 3 है। हाँ गलती लिख लेंगे, सही कहाँ से बनेगा। तो 4 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 3 18। मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा का है कि कुछ ना कुछ हम गलती लिख ही देते हैं। यानी 20 x खर्च करेगा चावल में तो 18 x गेहूँ में। कुल खर्च कितना होगा, तो जो कुल खर्च हमारा होगा 20 18 38 x है, वो कितने के बराबर है, 380 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो गया, 10। तो चावल पे कितना खर्च किया, 20 x, यानी 20 गुने 10 200 रुपया चावल पे खर्च किया। और गेहूँ पे पूछेगा तो 180 रुपया गेहूँ पे खर्च किया। कुल मिला के 380 रुपया, 200 180 380 रुपया हो गया। अगला प्रश्न कहता है, बहुत लंबा प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन 50 है। तो 40 पारी का औसत रन कितना है, 50 है। किसी पारी में इस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्याओं का अंतर 172 है। यदि ये दो पारियां छोड़ दी जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 है। उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन की संख्या बताइए। देखिए कुल कितना पारी खेला, 40 पारी। तो 40 पारी में से हम मान लेते हैं ये 38 पारी है, 39वां और 40वां पारी, जिसमें से एक पारी में अधिकतम रन बनाया है, दूसरे में न्यूनतम यानी लोवेस्ट रन बनाया है। तो कुल मिला के 38 और 40 पारी का जो औसत कितना है सर जी, वो कितना है, 50 है। कोई दिक्कत है ना। कहता है इन दो पारी को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा, 48। यह है पारी। ठीक है, देखिए कितना कम गया, 50 से 48 हो गया, कम कितना गया, 2 कम गया प्रत्येक पारी में। औसत 2 कम गया, औसत मतलब सब में 2, तो सब में 2 कम गया। तो कुल मिला के कितना कम गया, तो एक पारी में 38 कम गया, तो 2 पारी में कितना कम गया सर जी, 76 कम गया। जब 76 कम गया तो इन दोनों में क्या होगा, 76 जुड़ जाएगा। तो 76 जुड़ गया 2 में, तो एक में कितना जुड़ेगा, तो एक में जुड़ेगा 38। तो 38 जुड़ेगा, तो 38 जुड़ेगा किस में, तो 38 जुड़ेगा हमारा इसमें औसत में, चूँकि 2 से भागा देंगे तो औसत आ गया। तो हो जाएगा 8 5 3 8, तो 88 बन गया, है ना जी। क्या हो गया, 88। जब ये औसत 88 है तो H + L, H + L का मान है हाईएस्ट और लोएस्ट का मान है। ठीक है, इस बात को अगर आपको दिक्कत हो रहा समझने में, तो इसका मतलब है आप राकेश यादव सर से नहीं पढ़े हैं। अगर राकेश यादव सर से पढ़े हैं तो यही तरीका है, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो आएगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो वैल्यू होगा, योग होगा, वो ये औसत हो गया। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176
ठीक है। और कहता है हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 174 है। ये दे रखा है किताब में, ये वाला 172 दे रखा होगा, 172 है। ठीक है। तो कहता है हाईएस्ट बताइए, जोड़ देंगे कट जाएगा तो 2h बराबर, h बराबर क्या हो जाएगा सर जी, इसको जोड़ करके 2 से भागा देंगे। तो जब जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 174। तो हाईएस्ट कितना था 174। लोएस्ट निकाल सकते हैं, लोएस्ट कितना होगा 2 होगा, तब ना 74 2 76 होगा जी। 74 में 2 गया 72 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो फिर देखिए कौन सा प्रश्न है जी, औसत का प्रश्न है, एवरेज। वो राकेश सर से पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हमारा वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा। देखिए कहता है 57 नंबर, बी जितना काम एक दिन में करता है। तो यहाँ 2 आदमी हैं, ए और बी। कहता है बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला कोई काम 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए पहला जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, हमारा आ जाएगा। तो कहता है ए बी जितना काम एक दिन में कर सकता है उससे आधा ज़्यादा ए कर सकता है एक ही दिन में। यानी एक ही दिन का बात है तो क्षमता वाली बात है। तो मान लिया जाए बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी कितना काम कर सकता है 2 काम कर सकता है। तो ए जो है उससे आधा ज़्यादा करेगा, तो इससे ज़्यादा आधा कितना होगा 1, तो 1 ज़्यादा करेगा तो कितना करेगा डेली 3 काम। अब कहता है बी इस काम को अकेला 18 दिन में करता है। भाई साहब जब बी इस काम को 18 दिन में करता है तो बी करता है 18 दिन में, बी है ना जी, हाँ बी करता है 18 दिन। ए भैया ये है बी, ये है ए, हम गलती लिख दिए। देखिए कहता है बी जितना काम एक दिन में करता है, तो मान लेते हैं बी 2 काम किया तो ए क्या करता है उससे आधा ज़्यादा, तो इसका आधा 1 ज़्यादा 3 करेगा। ठीक है। अब बी कहता है इस काम को 18 दिन में करता है, तो बी डेली 2 काम करेगा, 18 दिन में करेगा तो कुल काम कितना हो गया 36 काम। तो कहता है ए प्लस बी मिल के इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 36 काम को ए प्लस बी मिल कर करेगा तो डेली 5 काम करेगा। 5 सत्ते 35 सही 1/5 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत है? हाँ देखिए कहता है एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे के छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। देखो पेंट करने की बात है सर जी, तो रूम हो गया, और कमरा का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, जो कमरा का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 × L + B × H + L × B, यही होता है कमरा का क्षेत्रफल। तो कमरा का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 × L + B, लंबाई कितना है, तो लंबाई प्रश्न में देखेंगे कितना है सर जी, तो 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, तो 25 + 12, तो 25 + 12 कितना होगा, तो 2 × 25 12 37, और गुने H कितना हो गया 10, प्लस L × B, तो L कितना 25 और 12, 25 12 कितना हो जाएगा 300, 37 × 74 ये हो जाएगा 740 + 300 1040 मीटर स्क्वायर क्या हो गया क्षेत्रफल। अब कहता है ए जो है 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में करता है। भाई साहब ए जो है 5 दिन में करता है 200 मीटर स्क्वायर, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 200/5 40 मीटर स्क्वायर करेगा। अब कहता है जो बी जो है 2 दिन में 250 मीटर स्क्वायर करता है, तो बी जो है 2 दिन में 250 मीटर स्क्वायर करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 125 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको इधर हम घेर देते हैं। अब क्या कहता है ए और बी मिलकर पेंट करे तो कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी पेंट करे तो कितना करना है 1040 करना है। ए और बी मिल के करेगा तो एक दिन में 40 और कितना हो गया 125, तो कितना हो जाएगा 165 है ना। तो कितना दिन में करेगा, तो उसको भागा दे दीजिए, यही होगा 5 से भागा देंगे, 5 × 15 5 × 15 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10 5 × 8 40 208/33। ठीक है। अब इसको 33 से भागा दे करके आप निकाल सकते हैं सर जी कि कितना दिन में ये कर लेगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शायद 6 सही 10/33 दिन। तो भागा देकर आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो सही है, इसका नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको भागा देकर देखिए।
देखिए भाई साहब, कहता है एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% का हानि होता है। तो 5% का हानि का मतलब हुआ 1/20, मतलब अगर क्रय मूल्य 20 रुपया है तो एक का हानि होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा सर जी? 19 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो विक्रय मूल्य 19 रुपया है और है कितना? तो 1140 रुपया। तो 19 यूनिट 1140 रुपया, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 60 रुपया। ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है सर जी? 20 यूनिट। तो 20 गुने 60, 1200 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब कहता है इसको 20% लाभ पे बेचिए, 5% लाभ पे बेचिए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य होगा 1200 रुपया का 5% लाभ का मतलब होता है 1/20, यानी 20 में खाता तो 21 में बेचेगा, यानी 1200 का 21/20। इसको काट देंगे, 20 छक 20 से 60 बार में 21 छक 26 से 1260 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। प्रश्न संख्या 60 देखिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, समय बहुत कम है इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत है तो बताइएगा, हम करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग लेकर करेंगे, लेकिन आप लोग का डिमांड है कि जल्दी जल्दी कराया जाए तो करना पड़ता है। देखिए कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 12 रुपये में 12 रुपये की कमी कर दें तो उसका जो 5% का लाभ है वो 2.5% हानि में बदल जाता है। भाई साहब, तो 5% जो लाभ हो रहा था वो क्या हो जाता है? 2.5% हानि में बदल जाता है। तो भाई साहब एक तो घटाएंगे क्योंकि कमी कर रहे हैं, और हानि है तो माइनस। ये कमी होने की वजह से कितना रुपया कम हो रहा है? 12 रुपया। तो जो 5% लाभ था वो 2.5% हानि में बदल जाता है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है वो 12 रुपया है। अब ये देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 5 2 7, 7.5% बराबर क्या हो जाएगा? 12 रुपया। ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे, इसको क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 15/2, इसी को बोलेंगे 15/2। तो 15/2 ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर इतना, तो 12 गुने 2/15 और गुने 100। 5 तिया 15, 20 पचे 100, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, तो 20 का कितना हो गया सर जी? 200 रुपया हमारा इसका मूल्य हो गया। तो भाई साहब हम आपको एक बात कहें, आपको सेट प्रैक्टिस करने में तब तक दिक्कत होगा जब तक कि आप लोग मतलब चैप्टर वाइज ना पढ़ लें। तो चैप्टर वाइज पढ़ लेने के बाद अगर दिक्कत आती भी है तो आपको एक बार देख के कर लेने के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप पढ़े ही नहीं हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, भयानक दिक्कत आएगा, और आना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए। तो 2 अंकों की कोई संख्या भाई साहब, तो मान लेते हैं 2 अंकों की कोई संख्या है, वो है x/y, तो संख्या क्या बनेगा? 10x + y। कहता है इसी 10x + y को आप डिवाइड कीजिए कितना से? तो जब डिवाइड कीजिएगा उसके अंकों के योग यानी x + y से आप इसको भागा दे दीजिए, तो 6 बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा और शेषफल 3 बचेगा। तो इस संख्या को इससे भागा दिए तो 6 बार में कटा, 6 से गुना किए, 3 से जोड़ दिए, तो यही संख्या आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हो जाएगा 6x + 6y + 3, तो 10x + y। कोई दिक्कत नहीं। इधर जाके घटेगा तो 4x, इधर जाके घटेगा तो बराबर हो जाएगा 5y + 3। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि अंकों को उलट दिया जाए। तो भाई साहब जब अंकों को उलट देंगे तो संख्या क्या बनेगा? x, तो अंक क्या, तो हमारा संख्या क्या बनेगा? 10x, 10y + x। उलट दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए, यानी इसी संख्या, अरे भाई साहब उलट देने के बाद इसके योग से भागा दीजिए, अंकों के योग से। तो भागा देने के बाद क्या होता है? भागफल 4 और शेषफल 9, भागफल 4 और शेषफल 9। तो भागफल को गुना कर दिए, शेषफल को जोड़ दिए, संख्या प्राप्त हो गया। तो संख्या के अंकों का योग कितना, यानी x + y या y + x एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x + 4y + 9, x जाके इधर घटेगा, y इधर जाके घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 6y। क्या हो जाएगा? 6y। इधर कितना है? x जाके इधर घटेगा, 3x + 9। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको लिखते हैं 6y - 3x = 9।
इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 5y-4x। देखिए इसको y को रखते हैं पहले, तो 5y, इसको इधर भेजेंगे तो -4x, और 3 को इधर भेजेंगे तो बराबर -3। अरे इसमें दिक्कत है जी, हाँ। अरे इसको क्या लिखेंगे, देखिए इस 3 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा -3, इधर क्या हो जाएगा 5y, इसको इधर भेजिए तो -4x। इसमें किसको दिक्कत है, हाँ? दिक्कत है। तो x y का मान निकालना है तो क्या करना है कि इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले में 4 से, नीचे वाले में 3 से। तो 4 तिया 12x, और क्या करना है घटा देना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब 4 से गुना किए तो 6 चौक 24, यहाँ कितना हो जाएगा 3 से गुना किए तो 5 तिया 15, 24 में से 15 गया 9y बराबर 9 चौक 36। ये देखिए सभी से गुना किए सर जी, ऐसा मत सोचेगा केवल इसी से गुना किए। 36, 9 चौक 36 और 3 तिया 9, 36 9 कितना हो जाएगा 45। तो y बराबर क्या बना 5। जब y बराबर 5 बना तो x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कहाँ तक दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए इसी से निकाल सकते हैं या फिर इससे निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। इसी से निकालिए 6y, तो 6 × 30 में से 9 गया, तो 30 में से यहाँ से निकालेंगे 3x बराबर 6y, तो 6 × 30 - 9, 30 - 9 बराबर 21। तो x बराबर क्या होगा 21/3 बराबर 7। तो कहता है x + y मान बताइए। तो x का मान कितना 7, y का मान 5, 7 × 5 = 12। ही हमारा उत्तर हो गया। जैसे कहता है वैसे करते जाइए। देखिए भाई साहब कहता है एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न यानी दोपहर में चलना शुरू करता है। तो मान ले जाए एक मालगाड़ी यहाँ से निकला 1 बजे, ठीक है। 1 बजे एक मालगाड़ी निकला यहाँ से, कितना स्पीड से निकला 18 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से निकला। अब कहता है दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से, यहाँ से दूसरी मालगाड़ी 3 बजे निकला। किस स्पीड से निकला, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकला 3 बजे। और कहता है 9 बजे जो दूसरा मालगाड़ी है वो पहली को 9 बजे पार कर जाती है, यानी दोनों मिलता है कितना बजे, तो मान लीजिए यहाँ पे मिला 9 बजे। कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे मालगाड़ी का चाल क्या है, तो देखिए ये 1 बजे खुला, ये 3 बजे खुला, तो 2 घंटा पीछे खुला। जब 2 घंटा पीछे खुला तो 2 घंटा चल चुका था, यानी जो पहला मालगाड़ी है वो 3 बजे यहाँ था। तो कितना दूरी पे था, तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में 36 किलोमीटर। यानी 3 बजे पहला मालगाड़ी यहाँ था तो दूसरा मालगाड़ी यहीं था, स्टार्टिंग कर रहा था। तो दोनों को एक दूसरे को जब पकड़ेगा तो जो दूसरा मालगाड़ी है वो पहले मालगाड़ी को पकड़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा 36 किलोमीटर ज़्यादा। तो 36 किलोमीटर चलना है। अब चूँकि ये दूसरा रेलगाड़ी पहला को पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दूसरा रेलगाड़ी का चाल ज़्यादा है। तो अपेक्षित चाल क्या होगा x माइनस दूसरा का चाल माइनस पहला का चाल। तो दूरी बराबर चाल और गुने समय। कितना देरी में पकड़ लिया ये देखिए। तो 3 बजे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, पकड़ लिया कितना बजे 9 बजे। तो कितना देर लगा 6 घंटा लगा, ठीक है। 6 से काटेंगे 6 × 6 = 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 18 24 किलोमीटर पर घंटा। यही तो चाल आ जाएगा।